लिमिटिंग रिएजेंट। देखो भाई लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ये बात समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। देखो मान लो जैसे हम लोगों ने कोई रिएक्शन स्टार्ट किया है। अब रिएक्शन में जैसे हम लोगों ने रिएक्टेंट की तरह लिया है ए एंड बी, ए और बी लिया है हमने एक रिएक्टेंट की तरह। रिएक्शन हमने स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे रिएक्शन हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, ठीक है। अचानक से बी खत्म हो गया, मतलब हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि रिएक्शन कंप्लीट होगा, उसके पहले ही क्या हो गया, बी खत्म हो गया। ए और बी लिया, रिएक्शन कराया, क्या सोच रहे हैं रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होगा और वेट कर रहे हैं कि भाई रिएक्शन अब कंप्लीट हो रहा है हो रहा है हो रहा है, लेकिन अचानक क्या हुआ, बी खत्म हो गया। तो ऐसा कोई भी स्पीसीज या ऐसा कोई भी रिएजेंट जो रिएक्शन कंप्लीट होने के पहले ही खत्म हो जाए, हम उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहां पर जैसे बी अगर खत्म हो गया रिएक्शन होने से पहले ही, तो बेटा बी क्या होगा, यहां पर एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। समझ में आ रही बात? तो अगर हम किसी रिएक्शन को देखें और अगर हम मान के चलें कि उसमें कई सारे रिएक्टेंट शामिल हैं, तो रिएक्शन कंप्लीट होने के पहले ही अगर कोई भी एक रिएजेंट अगर खत्म हो जाए, तो उसे क्या बोला जाएगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाएगा। लिमिटिंग का मतलब ही क्या है, बहुत लिमिट में है, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और जो चीज रह जाएगी उसे क्या बोलेंगे बेटा, एक्सेस रिएजेंट। तो दो हैं, एक एक्सेस रिएजेंट और एक लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब सुनो जरा, सबसे पहले मान लो कि ए बी से मिलकर सी बन रहा था, तो अगर रिएक्शन होते होते बी खत्म हो जाए, तो क्या अकेला ए सी का फॉर्मेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, जब तक बी नहीं होगा तब तक तो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जब तक लिमिटिंग रिएजेंट है तब तक ही रिएक्शन होगा, और जैसे ही वो रिएजेंट खत्म हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, तो प्रोडक्ट का भी बनना क्या हो जाएगा, बंद। प्रोडक्ट भी अब फॉर्म नहीं होगा। यस और नो? तो बेटा जो भी प्रोडक्ट बना है वो केवल और केवल लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही बना है, क्योंकि अभी जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, कि जब तक लिमिटिंग रिएजेंट है तब तक तो रिएक्शन होगा, और अगर लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यस और नो? तो जो भी कैलकुलेशन है वो सबकी सब लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से चलेगी। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ऐसा कोई भी रिएजेंट जो रिएक्शन कंप्लीट होने के पहले ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए, वेनिश हो जाए, हम उसे क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट का नाम देंगे। तो डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो, द द रिएक्टेंट विच गिव, हाँ the reactant which give the reactant which give least amount of product, the reactant which give least amount of product, the reactant which give least amount of product on being completely consumed, on being completely consumed is known as, on being completely consumed is known as limiting reagent, on being completely consumed is known as limiting reagent, full stop। फिर लिखो, it may also be defined as, it may also be defined as, it may also be defined as the reactant, it may also be defined as the reactant that is completely consumed, it may also be defined as the reactant that is completely consumed, it may also be defined as the reactant that is completely consumed when a reaction goes to completion. It may also be defined as the reactant that is completely consumed when a reaction goes to completion, when a reaction goes to completion, मतलब लगभग कंप्लीट होने वाला है वो, ऐसा। आई रिपीट, इट मे ऑल्सो बी डिफाइन एज द रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम, दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम व्हेन ए रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर लिखो जरा अगली लाइन से, स्टार बना के लिखो जरा, स्टार बना के,
स्टार बना के पॉइंट लिखो, लिखो इट कम्स इनटू द पिक्चर, it comes into the picture when reaction, it comes into the picture when reaction involve two or more than two, it comes into the picture when reaction involve two or more than two reactants, when reaction involve two or more than two reactant। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो बेटा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो ये बात तो आपको अब अच्छे समझ में आ गई कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन कंप्लीट होने के पहले ही जो चीज खत्म हो जाए उसे क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, पहली चीज। इसके बाद दूसरी चीज जो है हमारे लिए वो ये है कि भाई ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आखिर आएगा कब, कब यूज करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। इसके पहले जो हम स्टैचोमेट्री वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसमें हमको केवल एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती थी और उसी के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन करते थे। यस और नो? मैंने पहले ही आपको बोला था किसी एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, उसी के करस्पॉन्डिंग आप सारी कैलकुलेशन करोगे। यस और नो? लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट रोल में तब आएगा जब आपको दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट का डेटा गिवन है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने बोला N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया, 20 ग्राम N2 40 ग्राम हाइड्रोजन लिया है, कितना अमोनिया बनेगा? तो बेटा N2 भी आ गया, H2 भी आ गया, दोनों ही आ गए, तो अभी दो रोल में आ गए हमारे पास। लेकिन यहां पर हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट की सहायता से। अगर मैं बोलता कि केवल 20 ग्राम नाइट्रोजन लिया है, बताओ कितना अमोनिया बनेगा, तो केवल एक टर्म इन्वॉल्व हुआ है, तो वो बेसिक स्टैचोमेट्री की प्रॉब्लम है जो हमने अभी तक सॉल्व करी है। अब जो नेक्स्ट लेवल है स्टैचोमेट्री का वो क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कब यूज करेंगे? जब हमको रिएक्टेंट में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के लिए इंफॉर्मेशन गिवन होगा, तब हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यस और नो? पहले बात समझ में आ गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कब यूज करेंगे। अब आता है कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो जरा हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, डालो हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, चलो इसके बाद लिखो, सबसे पहले जरा इसमें लिखो, फॉर सॉल्विंग स्टैचोमेट्री प्रॉब्लम, फॉर सॉल्विंग स्टैचोमेट्री प्रॉब्लम, फॉर सॉल्विंग स्टैचोमेट्री प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप is to calculate, first step is to calculate limiting reagent, first step is to calculate limiting reagent। ठीक है, चलो भाई अब एक काम करो, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट आपने लिख लिया, हेडिंग तो लिख लिया होगा, एक पॉइंट लिखा। चलो अब लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो जरा, लिखो बाई कैलकुलेटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट, by calculating the required amount by the equation, by calculating the required amount by the equation and compare it with given amount, and compare it with given amount। ठीक है, चलो अच्छा, इसके बाद लिखो पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड लिखो, फर्स्ट राइट डाउन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट राइट डाउन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन
and divide the moles of reactant and divide the moles of reactant with and divide the moles of reactant with and divide the moles of reactant with their respective stoichiometric coefficient and divide the moles of reactant with their respective stoichiometric coefficient and the least value will give limiting reagent. The least value will give limiting reagent. पहले लिख लो, सब बताऊंगा बाद में क्या है सब। ये थर्ड पॉइंट लिखो जरा। क्या? with their respective stoichiometric coefficient and the least value will give limiting reagent। बताओ यहां तक लिखा सभी ने? ठीक है, अब लिखो थर्ड पॉइंट। लिखिए, बोले क्यों? लिखो, all calculation will done on the basis of limiting reagent. All calculation will done on the basis of limiting reagent. All calculation will done on the basis of limiting reagent। ठीक, इसके बाद लिखो, उसी के आगे लिखना, the other reagent left in mixture is called as excess reagent। ठीक है, देखो बेटा क्या करना है मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है एकदम। सबसे पहले आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद जो मोल्स क्वेश्चन में गिवन है वो मोल्स लिख देने हैं, और अगर मोल्स नहीं भी दिए हैं, मान लो वेट दिया है, तो सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट बेटा बिना मोल निकाले नहीं आएगा। पहली बात सुन लो अच्छे से। तो अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो उससे भी मोल निकालोगे, वेट दे रखा है तो उससे भी पहले मोल निकालोगे, और मोल दे रखा था तो और अच्छी बात है फिर। तो सबसे पहले जो मोल दिए आप वो लिख लो। इसके बाद क्या करो, उसके रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर दो, उस मोल को डिवाइड कर दो। कर दिया डिवाइड करने के बाद कुछ वैल्यू निकल के आएगी सामने। जो वैल्यू कम होगी, जो वैल्यू सबसे लीस्ट होगी, वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब आप सोचोगे सर अगर दोनों वैल्यू बराबर आ गई तो? बेटा अगर दोनों वैल्यू बराबर आ गई ना तो रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुका है। बात समझ में आ रही है? अगर दोनों वैल्यू डिवाइड करने के बाद इक्वल आती हैं तो उसका मतलब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुका है। कोई यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, कोई वहां पर एक्सेस रिएजेंट नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे ना तो एक वैल्यू हमेशा बड़ा आएगा, एक वैल्यू हमेशा छोटा आएगा। तो जो छोटा वैल्यू होगा वो क्या होगा बेटा, हमारा LR होगा, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और जो बच गया, मतलब जो ज्यादा वैल्यू है वो क्या होगा, ER होगा, मतलब एक्सेस रिएजेंट होगा। और एक बार अगर आपने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट किया तो सारी की सारी कैलकुलेशन उसी के बेसिस पे की जाएगी, LR के बेसिस पे ही की जाएगी। यस और नो? ठीक है, तो चलो जरा एक छोटा सा जरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिया है यहां पर, तो 48 ग्राम कार्बन प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन इज टेकन। फाइंड आउट number of moles of
CO फॉर्म, CO फॉर्म। अब ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और स्टैचोमेट्री किस तरीके से अप्लाई करते हैं ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, आपको एक रिएक्शन लिखना है। तो जाहिर है कि भाई अगर कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है बताओ, CO बन रहा है, साफ साफ बोल दिया क्वेश्चन ने, तो CO बना दिया। रिएक्शन को बैलेंस कर लें तो 2CO और 2 कार्बन, यस और नो, ठीक है ना। अब एक काम करो, सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं, वेट ऑफ कार्बन, तो इससे निकालो पहले बेटा मोल्स ऑफ कार्बन, कितना आ जाएगा 48/12, दैट इज 4। इसके बाद आप निकालो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 32/32, दैट इज 1। तो बेटा बताओ इसके मोल कितने दे रखे हैं, इसके मोल कितने हो गए 4, इसके मोल कितने हो गए 1, उतना काम किया आपने। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो ये 4 डिवाइडेड बाई इसका कितना 2, ये 1 डिवाइडेड बाई इसका कितना 1, दैट इज 1। तो ये कितना आ गया बेटा, ये 1 आ गया, ये कितना आ गया बेटा 2 आ गया। बताओ दोनों में वैल्यू कम कौन है, 1 वाली। तो बेटा ये आपका क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इसका मतलब इस रिएक्शन में O2 क्या है, LR है। अब अगर लिमिटिंग रिएजेंट आपने एक बार निकाला तो सारी कैलकुलेशन उसी के बेसिस पे ही होगी, क्योंकि रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये केवल LR ही डिसाइड कर पाएगा। क्योंकि अगर LR खत्म तो रिएक्शन भी खत्म, और वो है तो रिएक्शन है, तो उसके होने तक ही रिएक्शन चलेगा, मतलब उसके होने तक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो उसके बेसिस पे ही कैलकुलेशन की जाती है। तो देखो बताओ बेटा, अगर इनमें दोनों में LR कौन है O2, तो O2 के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। बताओ O2 के बेसिस पे CO कितना बनेगा, तो सबसे पहले क्या कर दो, मोल मोल एनालिसिस। बताओ बेटा, एक मोल O2 लेने पर, एक मोल O2 लेने पर 2 मोल CO बनता है। तो बताओ बेटा हमने कितने मोल लिए इसके, 1 मोल लिया ना, तो बेटा 1 मोल लेने पर कितना बनेगा, मतलब भैया 2 मोल बनेगा। तो यही आपका फाइनली आंसर है। समझ में आ रही बात आपको। ऐसा नहीं कि आप कार्बन के बेसिस पे करने लग जाओ कि 2 से 2 बनता है तो 1 से 1 बनेगा, तो 4 से फिर 4 बने, तो आंसर गलत हो जाएगा। LR के बेसिस पे आपको करना है कैलकुलेशन, ठीक है। चलो जल्दी लिखो, फिर और आगे बढ़ते हैं जरा। नोट किया, इरेज कर दूं इसे, अब हटा दूं, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखो। इफ 20 ग्राम of CaCO3 is treated with 20 gram of HCl, how many grams of CO2 can be generated according to the following reaction.
रिएक्शन है CaCO3 सॉलिड, सॉरी गैस है ये, प्लस ट्वाइस HCl एक्वस गिव्स CaCl2 एक्वस प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस। चलो बेटा सॉल्व करो। आपका एग्जाम है इस बार? यार अभी तो कोई बोल रहा था कि नहीं है एग्जाम, मुझे सर बोल रहे थे 6 सितंबर को है, 5th को। अच्छा, तो सिलेबस रहेगा जहां तक मैं पढ़ा दूंगा। संडे को पेपर होगा ना, तो सैटरडे तक जहां तक पढ़ा दूंगा। तुम ये समझो बस कि जिस दिन पेपर है उसके एक दिन पहले तक जो पढ़ा दिया, और जिस दिन मैंने क्लास में एंट्री की थी पहले पहले दिन, उसके बीच में जो भी पढ़ा दिया सब आएगा। तो सिलेबस पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है मुझसे वैसे, ठीक है ना। यही सिलेबस रहेगा अंत तक, मतलब हमेशा ऐसे ही चलेगा बस। चलो बेटा सॉल्व करें। कितना मार्क्स लाना है? लोएस्ट? बेटा हाईएस्ट तो पूरा ही ला सकते हो, ठीक है। और लोएस्ट की बात करें तो 100 मार्क्स का होता है पेपर, क्यों 100, तो 100 में कम से कम ले आओ लोएस्ट 90, 90 नंबर ले आओ, और क्या लोएस्ट। वैसे लोएस्ट तो माइनस में भी आते हैं, -1 -2। 8.8 ग्राम CO2, सही है, करेक्ट। LR कौन है बेटा? LR बताओ। अच्छा चलो भाई सॉल्व करें जल्दी सब लोग। मोल्स ऑफ CaCO3 20/100। अब एक काम करो, रिएक्शन लिखो। तो वैसे भी रिएक्शन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। CaCO3 बताओ बेटा, यहां पर 0.2/1, यहां पर 0.548/2, तो LR कौन आएगा? ये ना, ये लिस्ट वैल्यू होगी, दैट इज दिस इज LR। तो सारी की सारी कैलकुलेशन इसी के बेसिस पे होगा। तो बोल रहा है कितना CO2 बनेगा, तो बस एक मोल से एक मोल बनता है, तो 0.2 मोल से कितना कितना मोल बनेगा? 0.2 मोल CO2 बनेगा, यस और नो। लेकिन हमको क्या चाहिए बेटा? वेट चाहिए ना, कितना ग्राम। तो बस वेट क्या हो जाएगा? 0.2 इसका मोल इंटू इसका मोलर मास कितना? 44 ना, दैट इज 8.8 ग्राम। देख लो बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या हो गया? बहुत हंसी आ रही है। नोट किया ना? चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखो। चलो अभी मैं पूछ रहा हूं, पहले जरा मैं क्वेश्चन लिखूं। अभी मैं बुलाऊंगा किसी एक को, उसको यहीं पे बैठ के सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा पूरा। ये क्या हुआ? ये भी हिट हो गया क्या? हुआ भी। ये भी हिट हो गया। अब इसको लगा ठंडा हो गया होगा। इसको लगाओ, हटा दो बेटा इसे, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक, चलो लिखो कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10 obtain when 1.24 gram P4 reacts with 1.92 gram O2. P4 solid plus 5 O2 gas gives P4O10 solid. क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10 obtained when 1.24 ग्राम P4 reacts with 1.92 ग्राम O2. ये रिएक्शन लिखा हुआ है। बेटा जल्दी से सॉल्व करो और एक्यूरेट आंसर निकालो। हमारे नेचर में जो फॉस्फोरस होता है वो P4 की फॉर्म में पाया जाता है। फॉस्फोरस P नहीं होता बेटा, फॉस्फोरस P तो एक केवल एटम है मात्र। हमारे नेचर में जो फॉस्फोरस होता है वो P4 की फॉर्म में होता है, मतलब 4 एटम आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और पहले बात सुन लो मेरी।
ये जो P4 है इसका नाम होता है बेटा व्हाइट फॉस्फोरस। नेचर में 3 प्रकार के फॉस्फोरस होते हैं, मतलब टोटली 3 होते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। लेकिन जो नेचुरली अकरिंग फॉस्फोरस है वो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन दी है मैंने आपको। चलो भाई जल्दी, इसका मास, मोलर मास कितना होगा P4 का? एक फॉस्फोरस का होगा ना, वो तो मल्टीप्लाइड बाय 4 भी तो करोगे। पूरा P4 है, मतलब उसमें 4 P के एटम हैं, 4 फॉस्फोरस के, ऐसा है वो। आ गया आंसर? तो सबसे पहले बेटा मोल निकालो, मोल। तो मोल्स ऑफ P4 कितना हो जाएगा? 1.24 अपॉन 124, 31 नहीं 124, हाँ। तो कितना हो जाएगा बेटा ये? 0.01। इसके बाद मोल्स ऑफ O2, बोलो बेटा 1.92 अपॉन 32, कितना आ रहा है ये? देख लेते हैं जरा। 1.92 अपॉन 32 दैट इज 0.06 हुआ ये। अब अगर स्टैचोमेट्री से डिवाइड करोगे तो 0.01 डिवाइडेड बाई 1, बैलेंस तो आई ऑलरेडी है, और 0.06 डिवाइडेड बाई 5, तो छोटी क्वांटिटी कौन आएगी? 0.01। ठीक है, और ये कितना आ रहा है? 0.06 डिवाइडेड बाई 5, हाँ 0.012, और 0.010 में 0.010 छोटा है। इसका मतलब बेटा P4 क्या हो गया आपका? ये LR हो गया। समझ में आ गया आपको? तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग बताओ कितना मास ऑफ P4O10 बनेगा। तो बेटा सिंपल है एकदम, एक मोल से एक मोल बनता है, तो 0.01 मोल से कितना बनेगा? 0.01 मोल P4O10 बनेगा, और मल्टीप्लाइड बाई P4O10 का मोलर मास, उसका मास निकल आएगा। सिंपल, निकालो जल्दी। हाँ, और भी सब लोग निकाल लो जल्दी से। तो ऐसे लिखिएगा, फ्रॉम मोल मोल एनालिसिस, 1 मोल से 1 मोल P4O10 बनता है। तो 0.01 मोल P4 से तो बेटा वेट ऑफ P4O10 इज इक्वल टू, इसका मोलर मास कितना आया? 284, ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा? 2.84 ग्राम। सही है ना? चलो, टू देख लेना यार, जितना भी आए, मतलब सिंपल ही है। अब मैक्सिमम लोगों का तो यही आ रहा है, वैसे कितने लोगों का 2.84 आ रहा है? तो देख लीजिएगा, यहां पर तो और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन वगैरह कर लेना, मोलर मास सही रख देना बस, खाली, और कुछ नहीं है इसके अलावा। चलो बेटा आगे, किसी को लिखना तो नहीं है ये? खुद से सॉल्व करो सब। अगला क्वेश्चन लिखो, चलो नेक्स्ट है 2Ki प्लस I2 प्लस 22HNO3 gives 2HiO3 plus twice KiO3 plus 22NO2 plus 10H2O। ये पूरा रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद लिखो, इफ 3 मोल ऑफ Ki, if 3 mole of Ki and 2 mole of I2 are reacted
with excess of HNO3, ठीक है ना, then find out volume of NO2 gas evolved at NTP. चलो सॉल्व करो, आंसर सेम आना चाहिए सभी का। सॉल्व कर रहे हैं ना सब लोग, पीछे आप लोग कर रहे हैं सॉल्व। आपसे हो पा रहा है क्या? हाँ, नहीं हो पा रहा? देखना पड़ेगा वीर को, क्यों नहीं हो पा रहा आपसे? आज ही आए हो क्या? फिर क्या तकलीफ है बताओ? मेरा ध्यान लगाओ अच्छे से पढ़ाई में। चलो मैं सॉल्व करता हूं जरा। 3 मोल KI है, 2 मोल I2 है, तो 2/1 3/2 लिमिटिंग कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल हमारा 2/1 और ये हो जाएगा हमारा 3 मोल लिया है, 2 से डिवाइड करना है, तो ये होगा ना। तो I2 क्यों, I2 किसने बोला था? I2 नहीं होगा, ठीक है। चलो अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ये तो वैसे भी एक्सेस में है आपका, तो ये बेटा LR हो जाएगा। इसका 2 मोल था, 2 डिवाइडेड बाई स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका देखो 3 डिवाइडेड बाई 2 स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये LR हो गया। क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम ऑफ N2 गैस। तो वॉल्यूम ऑफ NO2 गैस निकालने के लिए सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा, तो बताओ 2 मोल KI से 22 मोल NO2 बनता है, यस और नो? यही तो हम लिखेंगे, फ्रॉम मोल एनालिसिस क्या लिखेंगे बेटा बताओ? 2 मोल KI से कितना बनता है? 22 मोल ना NO2 गैस बनती है। तो 1 मोल से कितना बनेगा? 11 मोल NO2 गैस बनेगा। तो हम लोग ने लिए कितने मोल हैं? 3 मोल लिया है ना, तो बेटा 3 मोल KI से कितना बनेगा? 33 मोल NO2 गैस बनेगा। ऐसे ही किया ना आप लोगों ने? तो
अब आपको क्या निकालना बेटा, वॉल्यूम एट एनटीपी, तो एसटीपी वाला फॉर्मूला लगा दो सिंपल, क्योंकि न्यूमेरिकली तो दोनों सेम ही होते हैं। तो बेटा मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ NO2 गैस कितना हो जाएगा, 33 मल्टीप्लाइड बाई 22.4। तो जरा इसको कैलकुलेट कर देता हूं जल्दी से। (33 multiplied by 22.4) that is 739.2, 739.2 लीटर। ये किसका आया था, किसी का भी नहीं आया। तो भाई क्या गलती किए थे, गलती बताओ, क्या गलती की तुमने, क्यों भाई, मोल अपॉन स्टैचोमेट्री कोएफिशिएंट होता है ना, तो फिर जो गलती कर रहे हो, गलती नहीं करो बिल्कुल भी। समझ में आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन, वही मेथड फॉलो करना, एक सिंपल मेथड है, उसी को करते रहो बस, कुछ नहीं, कुछ और नहीं करना आपको। नेक्स्ट देखो, इन द रिएक्शन 4A plus 2B plus 3C gives A4B2C3. What will be the number of moles of product formed when reaction is starting from 2 moles of A, comma 1.2 moles of B, comma 1.44 moles of C। चलो बेटा सॉल्व करो जरा इसे। यही लास्ट क्वेश्चन है आज का बस। वन 1.6 देखते हैं, आंसर तो नहीं है मेरे पास। लिमिटिंग कौन होगा, बी, सी होगा, सबका सी आया ना। अरे यार इसमें वेरिएशन है, कितने लोगों का बी आ रहा है बताओ पहले, बी वाले कौन कौन है, सी वाले, ये भी सेम अमाउंट है। देखो जरा, एक तो होगा बेटा 2/4, ये होगा ए के लिए, एक होगा 1.2/2, एक होगा 1.44/3। तो बेटा ये कितना होगा 0.5, ये कितना होगा 0.6, है ना, ये कितना होगा 4 पॉइंट समथिंग।
तो फिर यही होगा सी, और क्या, ठीक है ना, सी होगा एल आर। गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग फिर। 0.48 होगा एक्यूरेट, सही एकदम। तो बेटा सी आपका एल आर हो जाएगा। अब तो बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट बताना है तो सी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे एल आर के रिस्पेक्ट में। तो 3 से 1 बनता है, तो 1 से 1/3 बनेगा। तो ये कितना लिया है, 1.44 से निकाल लो कितना बनेगा, 1.44 इंटू 1/3, आंसर आ जाएगा। अभी कर सकते हैं ना, चलो ठीक है फिर। तो फिर एक क्वेश्चन नोट किया ना सभी ने, तो सॉल्व कर लाना, कल इसी का कंटिन्यू करेंगे।